नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान की बातें पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम पाचन तंत्र की बात कर रहे थे। पाचन तंत्र में हमने मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका और आमाशय को पढ़ लिया था। तो आमाशय के बाद भोजन कहाँ आएगा? छोटी आंत में आएगा। तो फिर छोटी आंत की सामान्य लंबाई कितनी होती है? 7 मीटर होती है। ठीक है, कितनी होती है? 7 मीटर। आहार नाल की लंबाई कितनी बताई थी? 10 मीटर। उसमें से 7 मीटर की लंबाई किसकी होती है? छोटी आंत की। फिर छोटी आंत के भाग हैं। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला भाग का नाम क्या है? डोड्यूनियम। दूसरे भाग का जेजुनम और तीसरे भाग का इलियम। छोटी आंत के कितने भाग हैं? 3। कौन से? डेड्यूनियम, जेजुनियम और इलियम। इस डेड्यूनियम का हिंदी नाम भी याद रखना, इसको क्या बोलते हैं? ग्रहणी बोलते हैं। फिर आपको पूछ ले इन तीनों में सबसे लंबा भाग या बड़ा भाग कौन सा है? तो ये तो क्या है? सबसे बड़ा भाग। सबसे बड़ा भाग कौन सा है? इलियम। और सबसे छोटा पूछ ले तो कौन सा है? ग्रहणी। सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा। आपको पूछ सकता है छोटी आंत के भागों का लंबाई के अनुसार क्रम। तो सबसे बड़ा तो कौन सा हो जाएगा? इलियम। इलियम के बाद कौन सा हो जाएगा? जेजुनम। और सबसे छोटा कौन हो जाएगा? ड्यूडेनियम हो जाएगा। फिर एक बात याद और रखनी है, जो ये ग्रहणी वाला भाग है ना, इसमें 3 ग्रंथियाँ खुलती हैं। कौन सी ग्रंथि खुलती है? एक ग्रंथि का नाम है यकृत। यकृत ग्रंथि किस में खुलती है? ग्रहणी भाग में। और एक अग्नाशय ग्रंथि खुलती है। अग्नाशय ग्रंथि खुलती है। इनके अलावा एक ग्रंथि और ध्यान में रखनी है। वो कौन सी ग्रंथि खुलती है? बुर्नर ग्रंथि खुलती है। बुर्नर ग्रंथि खुलती है। फिर यकृत और अग्नाशय ग्रंथि को हमको यहीं पढ़ना है, क्योंकि ये भोजन के पाचन में क्या होती हैं? सहायक होती हैं। तो यकृत ग्रंथि की बात करते हैं। यकृत ग्रंथि का अध्ययन क्या कहलाता है? यकृत ग्रंथि कुछ बोल दे, ये यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? यकृत का अध्ययन कहलाता है इपेटोलॉजी। क्या कहलाता है? इपेटोलॉजी। फिर पूछ ले यकृत की उत्पत्ति कहाँ से होती है? यकृत की उत्पत्ति होती है भ्रूण की। भ्रूण की एंडोड्रम परत से। भ्रूण की परत एंडोड्रम से। कौन सी परत से होती है? एंडोड्रम। 3 परत बताई थी, याद है? जो सबसे अंदर के अंदर होती है ना, उसका नाम है एंडोड्रम। बीच वाली मिजोड्रम। तो कौन सी परत से होगी? सबसे अंदर परत है ना, एंडोड्रम, उससे होगी। फिर पूछ ले यकृत का सामान्य वजन कितना होता है? यकृत का सामान्य वजन होता है 1.2 से 1.5 kg तक। फिर आपको पूछ ले शरीर के आंतरिक भागों में सर्वाधिक वजन किस में होता है? यकृत में होता है। तो क्या है? आंतरिक भागों में सर्वाधिक वजन किसका है? यकृत का है। शरीर के आंतरिक आंतरिक भाग में आंतरिक भाग में सर्वाधिक वजन किसका है? यकृत का। सर्वाधिक वजन किसका होता है? यकृत का। फिर पूछ ले यकृत मांसाहारी जंतुओं में तो क्या होता है? बड़ा होता है। और शाकाहारी जंतुओं में क्या होता है? छोटा होता है। इसके अलावा यकृत की और क्या बातें याद रखनी है? फिर पूछ ले शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन है? सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन है? यकृत है। लेकिन ये कौन सी ग्रंथि है? बहिस्रावी ग्रंथि है। बहिस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। और है कैसी? बहिस्रावी। फिर याद क्या रखना है? एक यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में यूरिया का निर्माण होता है ना, इसीलिए यकृत को क्या बोलते हैं? रासायनिक प्रयोगशाला। रासायनिक प्रयोगशाला क्यों बोलते हैं? आपको पता होगा, सर्वप्रथम खोजा गया कार्बनिक पदार्थ क्या था? यूरिया था। किसने खोजा था? वो हल्लर नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने खोजा था प्रयोगशाला में प्रथम बार। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रासायनिक प्रयोगशाला बोलते हैं। रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं। किसको कहते हैं? यकृत को। फिर एक बात याद और रखनी है, यकृत में क्या होता है? जो विषैले पदार्थ है ना, विषैले पदार्थों का क्या होता है? निरावेशीकरण होता है। विषैले पदार्थों का निरावेशीकरण कहाँ होता है? यकृत में होता है। निरावेशीकरण कहाँ होता है? यकृत में होता है। फिर यकृत क्या करता है? एक पित्त रस का स्राव करेगा। ये पित्त रस का स्राव कौन करता है? यकृत करता है। कौन करता है?
यकृत में, यकृत द्वारा। पित्तरस का स्त्रावण कौन करता है? यकृत करता है। फिर पूछ ले पित्तरस का पीएच मान कितना होता है? पित्तरस का पीएच मान होता है 7.6, 7.6। ठीक है, मतलब कैसा होता है? हल्का क्षारीय, हल्का क्षारीय। फिर पूछ ले पित्तरस स्टोर कहाँ होता है? स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में स्टोर होता है, पित्ताशय में। पित्ताशय कहाँ पाया जाता है? कोई यकृत ना किडनी, ये यकृत के जस्ट नीचे लटकी हुई स्था होती है, उसका नाम क्या है? पित्ताशय। और पित्तरस का स्त्रावण तो कौन करता है? यकृत करता है, लेकिन संग्रह कहाँ होता है? संग्रह बोल दो या स्टोर बोल दो, इकट्ठा बोल दो, कहाँ होता है? पित्ताशय में। फिर पित्तरस में और क्या पाया जाएगा? पित्तरस में पाए जाते हैं पित्तलवण, पित्तलवण पाए जाते हैं। पित्तलवण 3 होते हैं, कौन से होते हैं? एक का नाम है सोडियम, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम क्या है? ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट। एक का नाम है सोडियम टोराकोलेट, सोडियम टोराकोलेट, टोराकोलेट, नाम याद रखना है, टोराकोलेट। 3 होते हैं। एक का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। फिर आपको पूछ ले इमल्सीकरण या पायसीकरण क्या होता है? इमल्सीकरण या पायसीकरण क्या होता है? इमल्सीकरण और पायसीकरण क्या होता है? या तो क्या ऑप्शन में मिलेगा? पित्तलवण, पित्तलवण में भी कौन? पित्तलवण किस में पाया जाएगा? पित्तरस में। तो आपको बोल दे पित्तरस या पित्तलवण द्वारा जो वसा के बड़े टुकड़े होते हैं ना, वसा के बड़े अणुओं को, वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है? पायसीकरण कहलाता है। बड़े अणुओं को किस में तोड़ना? छोटे अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है? पायसीकरण कहलाता है। पायसीकरण क्या है? या तो क्या बोलेगा? पित्तलवण द्वारा वसा के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ना, या क्या बोलेगा? पित्तरस द्वारा वसा के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ना क्या कहलाता है? पायसीकरण। एक बात याद और रखना, पित्तरस में क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल। क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल। अगर ये सांद्र हो जाए, मतलब जम जाए, तो यकृत में क्या बन सकती है? पथरी। ठीक है, यकृत में पथरी बनने का कारण क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। फिर पित्तरस में वर्णक पाए जाते हैं। पित्तरस में कौन से वर्णक पाए जाते हैं? पित्तवर्णक पाए जाते हैं। पित्तवर्णक 2 पाए जाते हैं। एक का नाम है बिलीरुबिन, दूसरे का नाम क्या है? बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन तो आपने प्लाज्मा में भी पढ़ा था। प्लाज्मा का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? बिलीरुबिन के कारण। और बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बनते किसके कारण है? हीमोग्लोबिन में पढ़ा था। हीमोग्लोबिन के हिम भाग टूटने से क्या बनते हैं? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन का काम तो क्या है? पीलिया रोग में शरीर का पीला पड़ना, पीलिया रोग में शरीर का क्या? पीला होना, शरीर का रंग पीला होना, ठीक है। और बिलीवर्डिन 2 प्रकार के, एक का नाम तो है यूरोक्रोम और दूसरे का नाम क्या है? स्ट्रकोबिलिन। यूरोक्रोम आपने सुना होगा, मूत्र का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। और स्ट्रकोबिलिन क्या करता है? इसके कारण मल का रंग भूरा या पीला होता है, भूरा ऑब्लिक पीला होता है। वो किसके कारण होता है? मल का रंग तो किसके कारण होता है? स्ट्रकोबिलिन। मूत्र का पूछ ले यूरोक्रोम, और पीलिया रोग में शरीर का रंग पीला पूछ ले तो बिलीरुबिन। ठीक है, फिर यकृत के कार्य देखो। यकृत के कार्य, एक का नाम है ग्लाइकोजिनेसिस, तीनों नाम याद रखना है। एक है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, एक है ग्लाइकोनियोजिनोसिस। इससे पहले एक बात समझो, हम कोई भोजन करते हैं तो भोजन किसके रूप में जाएगा? ग्लूकोज में रह जाएगा, और ग्लूकोज से ही हमें क्या मिलेगी? ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके CO2 और जल बाहर निकालेगा, और उसके साथ हमें क्या देगा? ऊर्जा। लेकिन जैसे खाना खाएंगे तो वो ग्लूकोज हमारे सीधा काम नहीं आएगी, वो इससे पहले किस में बदलेगी? ग्लाइकोजन में बदलेगी, ग्लाइकोजन में। आपको पूछ ले मनुष्य में भोजन किसके रूप में संग्रहित होता है? तो किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के। ग्रहण तो किसके रूप में करते हैं? ग्लूकोज के रूप में।
लेकिन ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहण होता है, इकट्ठा होता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजन कहलाता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लाइकोजिनेसिस क्या करता है? ग्लूकोज हमारे भोजन में ग्रहण किया, उसको ग्लाइकोजन में कौन बदलेगा? यकृत बदलेगा। कौन सी क्रिया के माध्यम से? ग्लाइकोजिनेसिस के माध्यम से। फिर हमको एनर्जी चाहिए, तो ये ग्लाइकोजन वापस किस में टूटेगा? ग्लूकोज में टूटेगा। किस में टूटेगा? ग्लूकोज में टूटेगा। और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में बनना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजन का किस में टूटना वापस है? ग्लूकोज में टूटना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजिनोसिस। और ग्लूकोनियोजिनोसिस क्या होता है? जैसे हमने भोजन नहीं किया, 1-2 दिन भोजन नहीं किया, तो फिर क्या होगा? हमारे शरीर में ग्लूकोज तो है नहीं, ग्लूकोज नहीं है तो क्या होगा? एक तो हमारे शरीर में प्रोटीन होगी, कोई भी प्रोटीन होगी, एमिनोमल होगा। शरीर को तो एनर्जी चाहिए, भोजन नहीं करोगे तो भी क्या चाहिए? एनर्जी। प्रोटीन अम्ल होगा या क्या होगा? वसी अम्ल होगा। उसका ग्लूकोज में बदलेगा। फिर किस में बदलेगा? डायरेक्ट ग्लूकोज में बदल जाएगा। फिर इस ग्लूकोज से हमें एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। तो ये क्या कहलाता है? ग्लाइकोनियोजिनोसिस। प्रोटीन का ग्लूकोज में बदलना, एमिनोमल का भी ग्लूकोज में बदलना और वसी अम्ल, इनमें से कोई भी ग्लूकोज में बदले तो वो क्या कहलाता है? ग्लूकोनियोजिनोसिस। फिर क्या होता है? देखो, 1-2 बातें याद और रखो यकृत की। और क्या कार्य करता है? और होता है, कोई शराब पीने वाला व्यक्ति है, शराब पीने वाला व्यक्ति, शराब पीने वाले व्यक्ति के यकृत में क्या होगा? यकृत में वसा का जमाव अधिक हो जाएगा, वसा का संग्रह अधिक हो जाएगा। वसा का संग्रह अधिक हो जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं? यकृत सिरोसिस। यकृत सिरोसिस। इस रोग को ही क्या बोलते हैं? सिरोसिस। यकृत नाम ये यकृत में हो रहा है इसलिए नाम क्या है? यकृत सिरोसिस। बाकी रोग का नाम तो क्या है? सिरोसिस। ये किन में होगा? शराब पीने वाले व्यक्तियों में होगा। क्यों होगा? कि वसा का संग्रह करने लग जाएगा। यकृत का काम वसा संग्रह नहीं है, लेकिन शराब पीने वाले व्यक्तियों में क्या करने लग जाता है? वसा का संग्रह, इसलिए रोग हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? सिरोसिस। और यकृत में ग्रहण करने लग जाता है तो इसलिए क्या बोलते हैं? यकृत सिरोसिस। इसके अलावा यकृत और क्या करता है? यकृत विटामिन ए, इसके अलावा डी, इसके अलावा विटामिन ई, इसके अलावा विटामिन के, इसके अलावा विटामिन B12। कौन सी विटामिन है? ए, डी, ई, के और B12 का क्या करता है? संग्रह करता है। संग्रह करता है। इसमें विटामिन ए का तो क्या भी करता है? संश्लेषण करता है। संश्लेषण करने का मतलब क्या हुआ? निर्माण करता है। निर्माण में सहायक होता है। विटामिन ए के निर्माण में सहायक कौन है? यकृत है। पूछ लेगा, विटामिन यकृत में कौन से विटामिन संग्रह होते हैं? ए, डी, ई, के और B12। इसके अलावा पूछ ले, यकृत कौन से विटामिन का संश्लेषण करता है या निर्माण करता है? विटामिन ए का। कोशिश का करेगा ओनली विटामिन ए का। इनका निर्माण नहीं करता, इनका क्या करता है? संग्रह। फिर एक बात याद रखना, क्या याद रखोगे? यकृत की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? यकृत की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? क्रियात्मक इकाई क्या होती है? यकृत पालियाँ। क्या होती है? यकृत पालियाँ। ठीक है, तो यकृत की बात हो गई और यकृत में पाए जाने वाले यकृत पित्त रस की बात हो गई, यकृत की बात हो गई और यकृत के कार्य हो गए। ठीक है, यकृत में 2 ग्रंथियाँ खुलती हैं, एक तो यकृत ग्रंथि और दूसरी ग्रंथि का नाम क्या है? अग्नाशय ग्रंथि। ये भी भोजन में सहायक होती है। एक तीसरी ग्रंथि थी बुर्नर, वो पाचन में सहायक नहीं होती, तो यहाँ नहीं पढ़ेंगे। तो ये क्या होती है? अग्नाशय ग्रंथि क्या है? शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि। लेकिन यह है क्या? मिश्रित ग्लैंड। मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि मतलब जो बाह्य ग्रंथि भी है और आंतरिक ग्रंथि भी है। तो अग्नाशय ग्रंथि क्या करेगी? अग्नाशय रस का स्त्रावन करेगी। फिर पूछ ले, अग्नाशय रस का स्त्रावन कौन करती है? अग्नाशय ग्रंथि। फिर पूछ ले, अग्नाशय रस का पीएच मान कितना होता है? अग्नाशय रस का पीएच मान होता है 7.3 से 8.3 के मध्य। ठीक है, फिर अग्नाशय रस को क्या बोलते हैं? पूर्ण पाचक रस।
पूर्ण पाचक रस क्यों बोलते हैं? भाई हमने पढ़ा मुगवा में किसका पाचन हुआ? कार्बोहाइड्रेट का। किसका पाचन हुआ? कार्बोहाइड्रेट का। और आमाशय में किसका पाचन हुआ? प्रोटीन का। प्रोटीन का पूर्ण पाचन हुआ क्या? नहीं हुआ। इसके अलावा कुछ मात्रा में वसा का हुआ। मुगवा में 30% किसका पाचन हुआ? कार्बोहाइड्रेट का। बाकी कहीं नहीं हुआ। बाकी कार्बोहाइड्रेट का कहाँ होगा? छोटे आंत में होगा। और वो किसके द्वारा होगा? अग्नाशय रस द्वारा। प्रोटीन का भी पूर्ण पाचन नहीं हुआ, वो भी किसके द्वारा होगा? अग्नाशय रस के द्वारा। वसा का पूर्ण पाचन भी कौन करेगा? अग्नाशय रस। मतलब कुल मिला के बात यही है, छोटे आंत में संपूर्ण पाचन हो जाएगा, इसलिए इस रस को क्या बोलते हैं? पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। तो अग्नाशय रस में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? अग्नाशय रस में एंजाइम है, एक का नाम है एमाइलेज, एक है ट्रिप्सिन। एमाइलेज, एक का नाम क्या है? ट्रिप्सिन, एक क्या है? काइमोट्रिप्सिन, एक क्या है? कार्बोक्सीपेप्टिडेज, एक क्या है? लाइपेज, और एक क्या है? न्यूक्लिएज। ठीक है, इतने एंजाइम पाए जाते हैं अग्नाशय रस में। तो एमाइलेज तो क्या करता है? एमाइलेज करता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन क्या करती हैं? ये दोनों क्या करती हैं? प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन को किस में बदल देंगे? प्रोटीन का रूपांतरण किस में कर देंगे? एक तो किस में कर देंगे? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। और क्या बना देंगी? प्रोटीओजेज। प्रोटीओजेज किसका? ये मत याद रखना चाहिए, लेकिन याद रखना है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन किसका पाचन करती हैं? प्रोटीन का पाचन करती हैं। कार्बोक्सीपेप्टिडेज क्या करता है? ये भी किसका पाचन करता है? प्रोटीन का करता है, प्रोटीन का। लेकिन करता कैसे है? ये जो पॉलीपेप्टाइड बना है ना, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड को किस में बदल देंगे? पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड को बदल देंगे एमिनो अम्ल में। किस में बदलेंगे? एमिनो अम्ल में। फिर पूछ लाइपेज क्या करता है? लाइपेज क्या करता है? पीछे भी आया था, किसका पाचन करेगा? वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। फिर आपको पूछ ले न्यूक्लियस क्या करता है? ये करता है न्यूक्लिक अम्ल का पाचन। न्यूक्लिक अम्ल का पाचन कौन करता है? न्यूक्लियस। तो अग्नाशय में एंजाइम कौन से? एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज पूछ ले तो क्या करते हैं? प्रोटीन का पाचन। ठीक है। लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन। और न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लिक अम्ल का। फिर देखो छोटे आंत में और क्या होगा? एक अंतररस होगा। ये अंतररस कहाँ से स्रावित होगा? छोटी आंत है ना, उसके अंदर ऐसी ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं लिब्बरकून। क्या बोलते हैं? लिब्बरकून की दरारें। क्या बोलते हैं? लिब्बरकून की दरार। लिब्बरकून की दरारें होती हैं, उनसे क्या किसका स्त्रावण होगा? अंतररस का। और अंतररस में एंजाइम कौन से पाए जाएंगे? अंतररस में एंजाइम, एक का नाम है एंटीरोकाइनेज, एक का नाम है इरिप्सिन, और एक का नाम है सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टोज। ठीक है। एंटीरोकाइनेज और इरिप्सिन तो क्या करते हैं? प्रोटीन का ही पाचन करेंगे। इरिप्सिन तो क्या करता है? प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन ये तो डायरेक्ट रूप से करता है, लेकिन एंटीरोकाइनेज ये डायरेक्ट रूप से नहीं करता। एक आपने नाम सुना है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, ठीक है। एक आपको प्रोटीन वाला कौन सा बताया? काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन के रूप में नहीं पाया जाता। ये किसके रूप में पाया जाता है? ये पाया जाता है ट्रिप्सिनोजन के रूप में। ट्रिप्सिनोजन के रूप में। तो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने का काम तो कौन करता है? एंटीरोकाइनेज। और ये काइमोट्रिप्सिन है ना, ये भी काइमोट्रिप्सिन नहीं पाया जाता। ये क्या पाया जाता है? काइमोट्रिप्सिनोजन के रूप में पाया जाता है। काइमोट्रिप्सिनोजन के रूप में। ट्रिप्सिनोजन को, काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कौन बदलता है? ये ट्रिप्सिन बदलता है। कौन बदलेगा? ट्रिप्सिन। ठीक है। तो इनडायरेक्ट रूप से क्या हुआ? ये प्रोटीन के पाचन में सहायक हुआ। और प्रोटीन का पाचन इरिप्सिन कौन करता है? आपको पूछ ले छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन कौन करता है? एक तो क्या हो गई? एंटीरोकाइनेज। एक क्या हो गई? इरिप्सिन। एक क्या हो गई? ट्रिप्सिन। एक क्या हो गई? काइमोट्रिप्सिन। एक और बताई थी कौन सी? कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ये सभी क्या करते हैं? प्रोटीन का पाचन। फिर पूछ ले आपको सुक्रेज क्या करता है? ये किसका पाचन करता है? सुक्रोज का पाचन करता है।
सुक्रोज का पाचन करता है। माल्टेज क्या करता है? माल्टोज का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? माल्टोज का। फिर पूछ ले आपको लैक्टेज क्या करता है? ये लैक्टोज का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? लैक्टोज का। सुक्रेज है, ये सुक्रेज को किस में तोड़ेगा? सुक्रेज किस में तोड़ेगा? एक तो ग्लूकोज में तोड़ेगा, ग्लूकोज प्लस से फ्रक्टोज में तोड़ता है। माल्टेज को किस में तोड़ेगा? माल्टोज को माल्टेज किस में तोड़ेगा? एक तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ेगा, ग्लूकोज प्लस से ग्लूकोज में तोड़ेगा। फिर आपको पूछ ले लैक्टोज को लैक्टेज किस में तोड़ता है? एक तो ये किस में तोड़ता है? ग्लूकोज में। और किस में तोड़ता है? ग्लैक्टोज में। ये दोबारा भी आएंगे, कौन से? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। फिर भी वहीं भी बात करेंगे। तो याद रखना है सुक्रेज तो क्या किसका पाचन करता है? सुक्रोज का। इससे नाम से ही पता चल रहा था ना, सुक्रेज, सुक्रोज, माल्टेज, माल्टोज, लैक्टेज, लैक्टोज। ठीक है। फिर देखो छोटे आंत में डायरेक्ट प्रश्न कहाँ से पूछेगा? यहाँ से पूछेगा। यहाँ से क्या पूछेगा? भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? छोटे आंत में। फिर आपको पूछ ले छोटे आंत में कौन से भाग में होता है? तो ग्रहणी वाला भाग है ना, उसमें सर्वाधिक क्या होगा? पाचन। छोटे आंत के भी कौन से भाग में? ग्रहणी वाले भाग में। फिर पूछ ले भोजन के पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है सर्वाधिक? छोटे आंत में। फिर भी छोटे आंत में भी पूछ ले कौन से भाग में होता है? तो ये जेजुनम भाग में होता है, जेजुनियम भाग में होता है। ठीक है। फिर आपको पूछ ले पित्त, लवण और विटामिन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटे आंत के कौन से भाग में होता है? इलियम में होता है, इलियम में। फिर एक एल्कोहल होता है ना, एल्कोहल, उसका अवशोषण कहाँ हो जाता है? अमाशय में ही हो जाता है। कहाँ हो जाता है? अमाशय में। एल्कोहल अमाशय से आगे नहीं जाएगा, उसका पूर्ण पाचन कहाँ हो जाएगा? अमाशय में हो जाएगा एल्कोहल का। फिर पूछ ले छोटे आंत में भोजन का माध्यम कैसा होता है? क्षारीय। अम्लीय कहाँ होगा? ओनली फॉर अमाशय में होगा। इसके अलावा कहीं भी भोजन का माध्यम पूछे तो क्षारीय होगा। फिर छोटे आंत में भोजन किसके रूप में होता है? काइल के रूप में। किसके रूप में होता है? काइल। एक बताया था बोलस, बोलस कहाँ होगा? मुग्वा में। एक काइम बताया था, वो कहाँ होगा? अमाशय में। एक काइल है, ये कहाँ होगा? छोटे आंत में। जहाँ जहाँ भोजन का पाचन होगा वहाँ वहाँ उनको नाम दिया जाएगा। ये किस में नाम था? मुग्वा में। और काइम कहाँ था? अमाशय में। और काइल कहाँ है? छोटी आंत में। ठीक है। ये तीनों नाम याद रखने। इसके अलावा क्या बात याद रखनी है? छोटे आंत में और किस किस का पाचन हो जाएगा? संपूर्ण पाचन हो जाएगा। छोटे आंत में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है क्या? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हाइड्रेट के अलावा और किसका पाचन होता है? वसा का भी होता है क्या? वसा का होता है। और किसका होता है? प्रोटीन का भी होता है क्या? प्रोटीन का भी होता है। मतलब कुल मिला के संपूर्ण पाचन कहाँ होगा? छोटे आंत में। छोटे आंत में कहाँ किस किस का पाचन होगा? कार्बोहाइड्रेट का, वसा का और प्रोटीन का। आपको पूछ ले कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। वसा और प्रोटीन का पाचन शुरू कहाँ से होता है? अम्मा से शुरू होता है। और पूर्ण पाचन पूछ ले तीनों का तो कहाँ होता है? छोटी आंत में। ठीक है। छोटे आंत से भोजन कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। बड़ी आंत की बात करते हैं। बड़ी आंत की आपको लंबाई पूछ ले तो कितनी होती है? 1.5 मीटर। कितनी होती है? 1.5 मीटर। इसके अलावा और क्या पूछ सकता है कि बड़ी आंत में और क्या होगा? बड़ी आंत में पाचन होता है क्या? पाचन नहीं होता। पाचन नहीं होता। पाचन कहाँ कहाँ होगा? मुख में, आमाशय में और छोटे आंत में। तो बड़ी आंत में पाचन नहीं होता। और क्या याद रखना है? बड़ी आंत में फिर क्या होता है? जल व क्या होता है? खनिज लवण, उनका अवशोषण कहाँ होता है? खनिज लवण का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। जल और खनिज लवण का अवशोषण कहाँ होगा? बड़ी आंत में। फिर बड़ी आंत के भाग पूछ ले। बड़ी आंत के भी कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। पहले का नाम है शिक्कम, दूसरे का नाम है कोलन और तीसरे का नाम है रेक्टम। इन तीनों में लंबाई के अनुसार क्रम पूछे तो सबसे बड़ा भाग तो कौन सा है? कोलम। सबसे बड़ा भाग क्या है? कोलन। और सबसे छोटा पूछ ले तो कौन सा भाग है? शिक्कम। सबसे छोटा भाग क्या है? शिक्कम। सबसे छोटा भाग क्या है? शिक्कम। सबसे छोटा भाग शिक्कम। इसके अलावा क्या पूछ सकता है? ये अंतिम भाग है। बड़ी आंत का अंतिम भाग क्या कहलाता है? रेक्टम। अंतिम भाग क्या है? रेक्टम। और बीच का भाग भी है। लंबाई का क्रम पूछे तो पहले क्या होगा? कोलन,
फिर क्या होगा, रेक्टम, रेक्टम, फिर क्या होगा, शिक्कम। ठीक है, ये लंबाई का क्रम याद रखना। छोटे हाथ का पूछा है, लेकिन पूछ यहाँ भी पूछ सकता है। इसके अलावा क्या याद रखना है, शिक्कम भाग में अपेंडिक्स नाम सुना है ना, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स कहाँ जुड़ी होती है, अपेंडिक्स जुड़ी होती है छोटे हाथ बड़ी हाथ के कौन से भाग में, शिक्कम भाग से। अपेंडिक्स कहाँ जुड़ी होती है, शिक्कम भाग में। ठीक है, इसके अलावा अपेंडिक्स के बारे में पूछे तो अपेंडिक्स एक क्या है, अवशेषीय अंग है। अवशेषीय अंग है, इसका कोई काम नहीं है हमारे शरीर में। इसका काम होता है जो सेल्यूलोज का पाचन करने में सहायक होती है। ठीक है, सेल्यूलोज कौन खाता है, खरगोश। खरगोश में अपेंडिक्स पाई जाती है जो काम आती है। और मानव में तो क्या है, अवशेषीय अंग। और खरगोश की शिक्कम अपने से बड़ी होती है, क्योंकि सेल्यूलोज के पाचन में ज़्यादा सहायक कौन है, शिक्कम। हमारे तो सेल्यूलोज खाते नहीं है, सेल्यूलोज पाया जाता है घास फूस में, वो हम खाते नहीं हैं। फिर याद क्या रखना है, कोलन। कोलन भाग में क्या होते हैं, सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सहजीवी जीवाणु, सहजीवी जीवाणु। इसमें सहजीवी जीवाणु का नाम क्या है, ई कोलाई, ई कोलाई। ये क्या करता है, एक तो विटामिन के, विटामिन के और विटामिन B12 का क्या करता है, संश्लेषण करता है। संश्लेषण मतलब निर्माण में सहायक है। ठीक है, पूछ लेगा विटामिन B12 और विटामिन के का संश्लेषण कौन से कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भी पूछ ले तो कौन से भाग में होता है, कोलन में। करता कौन है, सहजीवी जीवाणु, जिसका नाम क्या है, ई कोलाई। अवशेषीय अंग नाम आया, अवशेषीय अंग नाम आया तो कुछ अवशेषीय अंग है उनको मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक नंबर पर तो क्या याद रखना, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है, अवशेषीय अंग है। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स क्या है, अवशेषीय अंग है। इसके अलावा एक बताए थे विजडम टीथ, याद आ गया, विजडम टीथ, अक्ल दांत, ये भी क्या है, अवशेषीय अंग है। इसके अलावा हमारे कानों में कर्णपेशियाँ होती हैं, कर्णपेशियाँ, वो भी क्या है, अवशेषीय अंग है। इसके अलावा मेल निपल, मेल निपल, निपल, ये भी क्या है, अवशेषीय अंग है। इसको बोलते हैं चूचक, चूचक क्या है, अवशेषीय अंग है। इसके अलावा एक होती है निमेषक झिल्ली, आगे आएंगे ये सभी नाम, निमेषक झिल्ली, ये भी क्या है, अवशेषीय अंग है, अवशेषीय अंग। एक मैंने बताया ये बड़ी आंत का पहला भाग है ना, शिक्कम, ये भी आजकल क्या हो रहा है, अवशेषीय अंग। हमारे शरीर में इसका कोई काम ही नहीं है, इसका काम है सेलुलोज का पाचन। ये भी कहाँ हो रहा है, खरगोश में पाई जाती है, बड़ी होती है। हमारी तो बहुत छोटी मात्रा में होती है, छोटी सी होती है, इसलिए आजकल क्या हो गया, अवशेषीय अंग। और आहार नाल का फिर अंतिम भाग क्या आएगा, गुद्दा। गुद्दा के बारे में कुछ याद नहीं रखना, आपको पता ही है, मल का त्याग करने के काम आता है। तो ये क्या है, एक तो आहार नाल का अंतिम भाग, आहार नाल का अंतिम भाग पूछ ले तो कौन है, गुद्दा। आहार नाल का अंतिम भाग, अंतिम भाग। लेकिन आपको पूछ क्या सकता है कि मल में दुर्गंध आती है, उसका कारण क्या होता है, मल में दुर्गंध किसके कारण आती है, दुर्गंध किसके कारण आती है। एक तो होता है इंडोल, आपने नाम सुना होगा इंडोल। एक ही ऑप्शन दिया हो तो क्या होगा, इंडोल। इंडोल ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, स्केटोल। क्या मिलेगा, स्केटोल। स्केटोल भी ऑप्शन नहीं मिले तो क्या होगा, एमीन। इसके अलावा अमोनिया। इन चारों के कारण ही क्या आती है, दुर्गंध। इनमें से कोई ऑप्शन मिल सकता है किसके कारण आएगी, इंडोल और स्केटोल, ज़्यादा ऑप्शन यही मिलते हैं। इसके अलावा एमीन और अमोनिया के कारण भी क्या आती है, दुर्गंध। फिर एक कोई नहीं बताता, सबसे अच्छी बात क्या है, भोजन की पाचन की कार्य प्रणाली क्या है। कार्य प्रणाली का मतलब भोजन कैसे कैसे होता है। अंतःग्रहण का मतलब क्या हुआ, हमने भोजन किया, हमने भोजन किया, भोजन को अंदर ले लिया, तो अंतःग्रहण के बाद क्या होगा, सबसे पहले पाचन। इसका क्रम पूछ सकता है, पाचन। भाई जैसे भोजन अंदर लिया, मुख से ही क्या हो गया, पाचन शुरू, पाचन होगा। पाचन के बाद क्या होगा, अवशोषण। अवशोषण का मतलब क्या हुआ, कुछ अवशोषण छोटी आंत में होगा और कुछ अवशोषण कहाँ होगा, बड़ी आंत में। स्वांगीकरण क्या होता है, ये दोनों कन्फ्यूज करते हैं, ये आगे पीछे हो जाते हैं। इन दोनों का मतलब समझो। अवशोषण तो समझ गए आप कि भोजन में से अच्छे अच्छे पदार्थों का अवशोषण कर लेना। स्वांगीकरण क्या है कि जैसे ही ग्लूकोज एटीपी के रूप में टूटेगा, ऊर्जा के रूप में टूटेगा, और ग्लूकोज के साथ ऊर्जा टूटेगी, तो उनका क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्वांगीकरण। मतलब हमें एनर्जी मिलना क्या है, स्वांगीकरण। तो वो कब होगा, अवशोषण के बाद ही होगा ना, अवशोषण के बाद। और बहिर्निक्षेपण का मतलब है बाहर निकाल देना, ठीक है।
तो इसका ये क्रम याद रखना है। अंतःकरण होगा, फिर क्या होगा पाचन, फिर अवशोषण, फिर क्या होगा स्वांगीकरण। तो हमारा पाचन का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। हम अगली क्लास में कोई एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।